अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडुकेट दिवस यादव। दोस्तों जो लोग चैनल पहले विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें ताकि हमारे लोग अपलोड कर वीडियो आते से पहुंचे। आज हम आपको एग्रीमेंट अर्थात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कुछ आवश्यक प्रावधानों को बताने जा रहा हूं। आज हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जब आप कोई गैर न्यायिक अर्थात देखो, सबसे पहले आप एग्रीमेंट के बारे में जान लो। ये सबसे एग्रीमेंट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। जब भी हम कोर्ट में एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है जिसपे आप सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पेड करते हैं। 2 बच्चों के लिए एग्रीमेंट किया जाता है और आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्टर करते हैं, तो इस प्रकार से वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रहता है। ऐसे एग्रीमेंट को आपको कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड होता है। आप जैसे उसको अगर कोई उसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा होता है तो आप उसको कोर्ट में ले जा करके एक मुकदमा कर देते हैं। उसका एग्जीक्यूशन का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का तुरंत कोर्ट को लागू कराती है एक मुकदमा दर्ज करा के। लेकिन अगर आप किसी स्टाम्प पेपर पर, चूँकि हम जानते हैं कि अगर एग्रीमेंट है तो स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत 100 के स्टाम्प पर ही 2 पक्षों के बीच में एग्रीमेंट संभव होता है। मिनिमम 100 रुपये का एग्रीमेंट आपका 2 पक्षों के बीच होना चाहिए। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट का आप कर रहे हैं जो गैर न्यायिक शपथ पत्र पे कर रहे हैं, गैर न्यायिक स्टाम्प पे करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये 2 एग्रीमेंट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन जुडिशियल और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ई स्टाम्प। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि स्टाम्प 2 तरह से आते हैं, एक मैनुअल स्टाम्प होता है और एक ऑनलाइन स्टाम्प होता है। तो मैनुअल स्टाम्प तो अबाना कोर्ट ने सरकार ने बंद कर दिया कि उसमें बहुत सारा धांधली हो रही थी, कर चोरी हो रही थी। लेकिन अब स्टाम्प आता है, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनरेट किया जाता है। तो स्टाम्प अगर आपका 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, नॉन जुडिशियल पेपर पर है, 2 बच्चों में कोई समझौता करना चाहते, किराएदारी बनवा रहे हो या पैसे का लेन देन कर रहे हो या कोई ऐसी शर्तें लिख रहे हो या कोई अपनी गाड़ी किराए पे दे रहे हो, किसी प्रकार का आप अनुबंध करते, करारनामा करते, सुलह समझौता करते हैं, तो इस प्रकार के 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखते समय आपको सबसे पहले जो चीज़ें आपको कंपलसरी होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान अधिनियम 1872 के धारा 10, धारा 14, धारा 16, धारा 18 और धारा 21 के प्रावधानों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले तो आपकी एग्रीमेंट करने की मेजर एक्ट होनी चाहिए, आपकी 18 प्लस उम्र होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट की धारा 10 कहती है कि आप पहले बालिग हों तभी दोनों पक्षों में समझौता होगा। तो अगर आप एग्रीमेंट लिख रहे हैं सबसे पहले आप दोनों स्टाम्प नंबर, आप सबसे पहले स्टाम्प नंबर आप डालते हैं कि आप किस स्टाम्प पे लिख रहे हैं, तो स्टाम्प नंबर आप डाल दीजिए। डालने के बाद दोनों पक्ष, जैसे ये पहले है, यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये XYZ पुत्री, XYZ निवासी XYZ, यहाँ पर प्रथम पक्ष हो गया। अगर प्रथम पक्ष मकान मालिक है तो मकान मालिक, अगर यहाँ पर कोई किराएदार है या फिर वाहन मालिक हो गया, या कह सकते हो कि अगर कोई पैसा ले रहा है किसी संपत्ति गिरवी रख करके तो गिरवीदार वो हो जाएगा। दूसरे पक्ष में वो व्यक्ति जो किराएदारी है, किराएदारी अनुबंध है, तो यहाँ पर आपका किराएदार आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई गिरवी है तो गिरवीदार आ जाएगा, या कोई पैसा लेने वाला है तो उसका नाम द्वितीय पक्ष ये हो जाएगा। इन दोनों को लिखने के बाद अब यहाँ पर आता है सुलह समझौता। ये सुलह समझौता है तो सुलह समझौता लिखा है, इकरारनामा। अगर आपका वाहन विक्रय है, चूँकि वाहन विक्रय ऐसे मसौदे नहीं किया जाते, लेकिन अगर कभी कभी होता है कि आप पैसे का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं एक साथ, तो आप इसमें लिख देते हैं कि हम इतना पैसा इतनी दे देते, तो वो चीज़ें यहाँ पर लिख के आएंगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ होती है कि जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी, हम उभय पक्ष आपसी सहमति के साथ बिना किसी जोर दबाव के, कि धारा 14 कहती है कि 2 व्यक्तियों के बीच अगर कोई अनुबंध होता है तो आपके बीच की जो स्वतंत्रता है वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। आप स्वतंत्र तरीके से, किसी के दबाव में नहीं करना है आपको। धारा 16 कहती है अगर अनुचित दबाव है, अनविल ऑफेंस, आप पर कोई अनुचित दबाव डाल रहा है, आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ कि नहीं आप ऐसा मुझसे लिख के स्टाम्प पे दे दीजिए, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं वो शून्य होते हैं, उनको कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता है, उनको कोर्ट देखते ही खारिज कर देती है। इस प्रकार का मसौदा अगर आप करा लेता है तो धैर्य में तो वो लागू नहीं होगा, अब वो कागज रद्दी होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते आते हैं सहमति से, बिना किसी जोर दबाव के, स्वतंत्र पूर्वक, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से विकृत होते हैं,
करोड़ों प्रॉपर्टी होती है, लोग स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं। तो इस प्रकार से संविदा करते समय आपका मानसिक स्थिति भी बहुत सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 बोतल दारू पी करके जमीन किसी नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह के एग्रीमेंट आपके शून्य हो जाएंगे। अब आपके यहाँ पहला अच्छा है, पहला है कि अब जो आपकी शर्त है, जो शर्तें हैं आपकी, वो शर्त और कंडीशन आप लिखते हुए चले जाएंगे। वो आपकी संविदाएं जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप देखें यहाँ पर नीला नीला कुछ लगा हुआ है, तो ये नोटराइज एक साइन होता है। जो ओथ कमिश्नर होते हैं, जो अथराइज होते हैं, उनका ही होता है। उनका यहाँ साइन होगा, उनका डेट होगा। उसके बाद उनका एक टिकट होता है जो पर डे उनको जारी किया जाता है न्यायालय से, स्टाम्प विभाग द्वारा जारी किया जाता है। वो इनका देखो यहाँ पर टिकट लगा है, इस दिन का उनका एक मोहर होता है। और ये सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद देखो सबसे लास्ट पेज पे जो आपका जो आवश्यक होता है ऐसे गैर न्यायिक संपत्तियों में आपका कोई एग्रीमेंट करते समय गवाह आपके दोनों मेजर होने चाहिए। और ऐसे गवाह होने चाहिए जो अगर न्यायालय में अगर ये कोई इसकी शर्तों को पालन नहीं करता है तो कोर्ट में अगर कोई मुकदमा करते हो, एग्जीक्यूशन करने जाते हो, तो वो आप कोर्ट में हाजिर हो पाएँ, उनको तथ्यों की जानकारी हो। तो इनके साइन न्यायालय समझ यानी वो कमिश्नर समझ होने चाहिए। और प्रथम पक्ष यानी जिसके दोनों पक्षों मध्यवर्ती उनके साइन होने चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाइड द डिपोडेंट, मतलब वह वकील या जो भी आपका मसौदा करा रहा है, जो संविदा करा रहा है, भाई कोर्ट का मामला है तो वकील ही कराएगा, तो उसके साइन, अर्थात वह यह व्यक्ति होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लोग इससे मिस कर देते हैं। इस पूरे कागज पे जो बातें लिखी हुई हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है न्यायिक रूप से, कि हर आम व्यक्ति को कानून की भाषा समझ नहीं आती, आम व्यक्ति को चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसको अच्छे समझा करके संविदा की शर्तों को बता करके जो उसकी पूरी गारंटी लेता है कि हम इनको डिपोनेंट इस स्टाम्प पे लिखी हुई जो बातें हैं वो कानून रूप से सत्य हैं, सही हैं, तो यहाँ पर वो साइन करता है, अपना साइन करता है। और कुछ लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं कि हम इसको तस्दीक कर रहे हैं, जो लिखी बातें शर्तें हैं वो कानून के प्रावधानों का रूप है, किसी भी भारत सरकार के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं। जिसे हम जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश का एक मामला आया था, इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए तलाक संबंधी या फिर विवाह संबंधी जो भी एग्रीमेंट आप लोग कर लेते हैं कि नहीं, हम आज से लिख देते हैं कि आज से हम दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, या लिखते हैं हम दोनों पति पत्नी शादी कर लेते हैं, इस तरह से एग्रीमेंट अवैध होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसे लिख करके स्टाम्प पे आप लागू नहीं करा सकते, किसी को आप गैर तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हैं। 3 तरह के तलाक संबंधी या विवाह संबंधी आप इसमें एग्रीमेंट नहीं लिख सकते हैं। एग्रीमेंट लिखते हैं कि कुछ ऐसे विषय है, उन्हीं पर आप एग्रीमेंट जारी करके लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी दी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।